जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है फैक्ट्स और वैल्यू के बारे में। फैक्ट्स क्या है, वैल्यू क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेंस का सवाल है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन व्यू। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सेरेंडिपिटी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखा था, उसी की तरह आज यहाँ पे बोला गया है कि फैक्ट्स और वैल्यू के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो तीनों सोशियोलॉजिकल रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं पे हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कुछ सोशियोलॉजिकल रिसर्चर्स ने बोला था कि जो वैल्यूज़ होती है वो पूरी तरह से किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में वैल्यू फ्री होना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ एलिमिनेट करनी चाहिए, कोई भी वैल्यू एम्बेड नहीं होना चाहिए। तो वही कुछ और तरह के सोशियोलॉजिकल रिसर्च ने बोला था कि इट इज़ ऑलमोस्ट ए मिथ, वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट ए मिथ। तो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर वैल्यू फ्री यू कैन गो फॉर वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उभर के आया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देख सकते हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि जब तुम सोशियोलॉजी स्टडी करते हो तो जो फैक्ट स्टडी करते हो उसको प्योरली ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे स्टडी करो, जो तुम्हारी सेंसेस परसीव करती है उस बेसिस पे प्योरली परसीव करो, ना कि तुम जो फील करते हो या तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है उसमें वो चॉइसेस को उस रिसर्च में वो सब मत डालो। इनफैक्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम फैक्ट्स को स्टडी करते हो तो उसमें अपनी वैल्यू मत डालो। तो वही जो है दूसरे काइंड ऑफ सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि वैल्यूज़ डाले बिना कोई भी फैक्ट्स आप नहीं प्रूव कर सकते हो, क्योंकि फैक्ट्स का जो बेस होता है वही कहीं ना कहीं वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है। ये किस तरह से जुड़ा हुआ होता है ये भी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट निकल के आते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं कि फैक्ट्स जो है दैट शुड बी टोटली ऑब्जर्वेबल, मतलब इसमें कोई भी 1% भी वैल्यू एम्बेड नहीं होना चाहिए। वही दूसरे स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग कि बिना वैल्यू एम्बेड किए आप प्योरली ऑब्जर्वेबल फैक्ट स्पेसिफिकली सोशियोलॉजिकल रिसर्च में इम्प्लाई कर सको। तो थोड़ा बहुत वैल्यू जो है वो चलता है, इट इज़ ओके। कीप काम एंड गेट योर फैक्ट स्ट्रेट, ये लाइन आप लोगों ने जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वहाँ पे सुना होगा कि योर ऑनर, ये हमारे क्लाइंट जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं रखे, तो मैं हमारे वकील से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ कीप योर फैक्ट्स क्लियर। तो ये आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बहुत बार सुना होगा, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि ये लाइन बहुत चलती है, प्लीज़ कीप योर फैक्ट्स क्लियर। तो फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैक्टम विच मीन्स समथिंग मेड और डन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को आप IAS ऑफिसर बन गए और किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो और मैं आपके ऑफिस में आती हूँ एंड आई एम सीइंग दैट XYZ इज सिटिंग ऑन द चेयर इन द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मेरी आंखों के सामने आई कैन परसीव इट थ्रू माई आईज। सो दिस इज़ अ फैक्चुअल पॉइंट। अगर मैं बोलूँ कि XYZ इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो बट ऑब्वियस है दिस इज़ अ फैक्चुअल पॉइंट, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं आज बोलूँ, आप अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बने नहीं हो, कि XYZ विल बी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस इज़ नॉट अ फैक्चुअल पॉइंट, क्योंकि वो मैं देख नहीं रही हूँ, वो मैं इमेजिन कर रही हूँ या वो मैं सोच रही हूँ। फैक्ट्स वो है जिसे हमारी सेंसेस देखती है या फील करती है, मतलब हम आँखों से या कानों से जो देखते हैं या सुनते हैं, दैट इज़ फैक्चुअल पॉइंट। विदाउट जिसमें हम अपनी पर्सनल प्रीजुडिसेस या पर्सनल वैल्यूज़ उसमें इम्पेड किए बिना जो हमारी एम्पेरिकल थॉट्स जो है वो जो परसीव करती है, दैट इज़ फैक्ट्स। जैसे कि आप उस कुर्सी पे बैठे हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की और मैं आपके ऑफिस में जाती हूँ एंड मैं बोलती हूँ कि हाँ ये बंदा जो है वो इस एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो दिस इज़ अ फैक्चुअल पॉइंट जिसे कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो देखा है वो 10 लोग और देखेंगे। लेकिन अभी मैं सोच सोच के ख्याली पुलाव बनाऊँ तो दैट इज़ नॉट अ फैक्ट। तो फैक्ट्स के भी दो प्रकार हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड सोशल फैक्ट्स। जस्ट अ सेकंड।
सो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स वो होते हैं जो हमारी आँखों को, हमारी सेंसेस को परसीव होते हैं, जो हम आँखों से देख सकते हैं, जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं, दैट आर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो है वो नेचुरल लॉज, नेचुरल साइंसेस पे बेस्ड है। नेचुरल साइंसेस क्या थी? जो नेचुरल लॉज पे बेस्ड, जैसे कि मैटर जो है, मैटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती, तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो है वो नेचुरल साइंसेस के ऊपर बेस्ड है। और जैसे कि आपको पता है कि पॉजिटिविस्ट जो थे उनका स्ट्रिक्टली ये मानना था कि सोशल साइंस को भी नेचुरल साइंस के साथ कंपेयर किया जा सकता है, या सोशल साइंस या ह्यूमन बिहेवियर को भी जो किस तरह से मैटर बिहेव करती है उसकी तरह कंपेयर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से ये जो सोशोलॉजिस्ट थे, दे वेर ऑफ द व्यू कि जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है उसको ही बेस बना के हम लोग सोशोलॉजिकल फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो नेचुरल लॉज को बेस बना के सोशल बिहेवियर को एनालाइज करने का डिसीजन लिया था पॉजिटिविस्ट का, तो उन्होंने फैक्ट्स के क्षेत्र में भी यही किया कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को बेस बना के, मतलब जो हमारे फैक्ट्स हमको दिखता है, हमको सुनता है, उसी को बेस बना के हम सोशल फैक्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। मान लीजिए ये ऑरेंजेस है, ये एक बंदा है ए, ये दूसरा बंदा है बी। इसको समझ लीजिएगा, मैं बहुत बुरा ड्राइंग करती हूँ, आई नो दैट। ये बी है, ये ए है, ये आईज भी दे दी मैंने, ये बाल भी दे दिए मैंने, ठीक है। तो इस बंदे को ये इस बंदे के लिए फैक्ट्स है, दिस आर ऑरेंजेस। जस्ट ए सेकंड, मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ये एक बंदा है एंड इस बंदे के लिए दिस आर ऑरेंजेस, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज द सेकेंड बंदा। लेकिन ये बंदा कहता है आई लव ऑरेंजेस। इसमें से ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है ये और सब्जेक्टिव फैक्ट्स है ये। तो सोशियोलॉजिस्ट का मानना ये था कि सिर्फ इस पार्ट को इंक्लूड करना चाहिए सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, ना कि इस पार्ट को। जो दिख रहा है वही इंक्लूड करो, ना कि ये कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वी इट डजेंट मैटर। ऐसा कुछ सेक्शन ऑफ साइंटिस्ट को मानना था। However, this overemphasis on the use of facts came under criticism। तो जैसे कि आपको पता है, अगर किसी चीज़ को ओवर एम्फसाइज कर दिया जाए तो उसको क्रिटिसिज्म का हकदार, भागीदारी होना ही पड़ता है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो थ्योरीज थी, उसको भी क्रिटिसिज्म भुगतनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो अग्रीमेंट अमंग सोशियोलॉजिस्ट देमसेल्व्स दैट व्हिच सोशल फैक्ट्स आर यूनिवर्सल। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, वो सब तो ठीक है बट डिसाइड कर लो कौन सा फैक्ट्स यूनिवर्सल है। तो सोशियोलॉजिस्ट आपस में ही लड़ने लग गए थे कि कौन सा फैक्ट्स को यूनिवर्सल करार दे, कौन ये डिसाइड करेगा कि ये फैक्ट्स यूनिवर्सल है या नहीं। क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट बोल रही थी कुछ, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट बोल रही थी कुछ, तो अब वोटिंग भी नहीं कर सकते। मान लीजिए 50-50% हो रहा था, तो अब कहाँ से डिसाइड करें कि कौन सा फैक्ट यूनिवर्सल हो। तो ये था पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट। For example, capitalism as a social fact in any social system may be perceived directly under different scholars। ये कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, ये इसके बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी डिफरेंट ओपिनियन दिए थे, और दोनों के सभी के ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे थे, यूनिवर्सलिटी नहीं हो रही थी, और इसीलिए यूनिवर्सल फैक्ट्स को डिफाइन नहीं किया जा रहा था। नेचुरल लॉ के हिसाब से कोई भी फैक्ट्स अगर हो तो उसमें सभी, अगर असम में एक चीज़ होती है तो वो यूके में भी होगा, दैट वुड बी फैक्ट। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर का या फिर सोशियोलॉजिकल थिंग्स का सारे स्कॉलर्स के बीच में डिफरेंट ओपिनियंस हो रहे थे। कैपिटलिज्म का क्या डेफिनेशन था, वो एक स्कूल ऑफ थॉट अलग बोल रहे थे, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट अलग बोल रहे थे। इसी वजह से डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस हो रही थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सलिटी नहीं हो रही थी। सोशल फैक्ट्स से या गिरगिट रंग ही बदलता रहता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्रिटिसिज्म। सेकेंडली, देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग एंड concretizing the social facts। Unlike scientific facts, social facts change their shape and meanings as the context change। Okay,
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कुछ कुछ जो इंग्लिश वर्ड्स ये वो एज पर द सेंटेंस चेंज होती है। तो सोशल फैक्ट्स में ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो भी एज पर सिचुएशन, एज पर द एम्बियंस चेंज होते रहते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है? अगर एक साइंटिफिक थ्योरम कि सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से देखूँ तब भी सन राइजेज इन द ईस्ट, यूके से देखूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। लेकिन सोशल फैक्ट्स जो है वो वक्त के साथ साथ, जनरेशन के साथ साथ बदलते रहते हैं, उसकी मीनिंग्स बदलती रहती है। When observed, facts are systemized and their relation is expressed into a set of general statements which is called a theory. तो यहाँ पे जैसे बोला गया है सोशल फैक्ट्स है या गिरगिट हर टाइम बदलता रहता है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि सोशल फैक्ट्स में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स में सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही थी और जिसकी वजह से यूनिवर्सलिटी नहीं हो पा रही थी। सेकेंड क्रिटिसिज्म ये था कि सोशल फैक्ट्स जो है वो विद टाइम, विद जनरेशन्स, विद माहौल जो है वो बदलता रहता है। तो सोशल फैक्ट्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, इट इज़ अ डायनेमिक, जो मीनिंग्स उसकी बदलती रहती है विद चेंजिंग टाइम्स। फैक्ट्स जो होती है अगर उसको एक सिस्टमाइज प्रोसीजर में लिया जाए और अगर वो यूनिवर्सलिटी मेंटेन किया जाए तो उसी को बोला जाता है थियरी। थियरी मतलब जो फैक्ट्स होती है, फैक्ट्स आर सिस्टमाइज्ड एंड देयर रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड इनटू ए सेट ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स। फैक्ट्स को एक सिस्टमाइज्ड मैनर में लिखा जाता है, डिफरेंट फैक्ट्स को, और मतलब उनको इंटर रिलेट किया जाता है और उसी को बोला जाता है थियरी और थ्योरम बनाया जाता है। ये तो बात हुई थी फैक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं वैल्यूज़ के बारे में। As we know that subject matter of sociology is the study of human behavior of society। जैसे कि हमको पता है कि जो सोशियोलॉजी है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ किस तरह से बिहेव करती है, दैट इज़ बेसिकली सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। All human behavior is guided by values and values are socially accepted standards of desirability. In other words, a value is a belief that something is good and desirable। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज़ गाइडेड बाय वैल्यूज़। इंसानी जज्बात, इंसानी बिहेवियर, हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, इट इज़ गाइडेड बाय वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बारे में और वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो कि व्हाट आर वैल्यूज़ एंड हाउ आर ह्यूमन बिहेवियर्स गाइडेड बाय वैल्यूज़। उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है, आप लोग वो देख सकते हो। Values different from society to society and culture to culture. For example, in the West, the dominant values are individualism and materialism, which are this worldly nature। तो ये जो values है इसको हम लोग संस्कार बोलते हैं इन हिंदी। तो values जो है ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न सोसाइटीज़ में मेटेरियलिज्म को प्राधान्य दिया जाता है, जो वर्ल्डली 3D प्लेजर्स है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उनकी गोल ऑफ लाइफ ही है कि लाइफ पर्पज़ ही है कि पैसे कमाओ, गाड़ी लो, बंगला लो, दैट इज़ देयर गोल ऑफ लाइफ पर्पज़। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इंडिया है, वाइल इन इंडिया मोक्ष हैज़ बीन लॉन्ग एस्टैब्लिश गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। कुछ सेक्शंस में, खैर अभी इंडिया में भी ये मटेरियलिस्टिक जो ये है, बहुत सारे लोगों को लाइफ पर्पस मटेरियलिस्टिक लाइफ को अचीव करना ही है, लेकिन एज़ पर द बुक और एज़ पर द राइटर्स इंडिया में मोस्ट ऑफ द सेक्शंस का जो गोल है, लाइफ पर्पस है कि मोक्ष को अटेन करना ताकि री इनकारनेशन का जो साइकिल है, बार बार जन्म लेने का जो साइकिल है, उसको ख़त्म कर सके और एक ही बार में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो डिफरेंट कल्चर के हिसाब से डिफरेंट वैल्यूज़ होती है लोगों की। किसी सेक्शन का वैल्यू होता है, उनकी लाइफ का पर्पस होता है कि उनको पैसे कमाने हैं और इसी के लिए उनको जन्म से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको पैसे कमाया जाए, किस तरह से पहले पैसे कमाया जाए। तो किसी सेक्शन का होता है कि उनको स्पिरिचुअलिटी एडवांस होना है, लोगों की मदद करनी है, तो दैट आर द वैल्यूज़ कि उनको ये करना है। तो बेसिकली ये लाइफ पर्पस होता है।
Values in sociology refers to subjective disposition arising out of experience, bias, preferences, and beliefs. Values can be personal, cultural, situation specific, and may not remain the same over a period of time. Value represent what one believes and not naturally what one actually is. यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत फ़नी एग्जांपल है, सरकास्टिक वे में लीजिएगा इसको। ये जो मूवी है बचना है हसीनो, इसमें अगर इस रणवीर कपूर के जगह पे कोई लड़की होती तो इस मूवी की रेटिंग अराउंड 1 स्टार के आसपास होती, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता एंड वो था। तो हिपोक्रेसी होती है कि अगर लड़का करे तो इट इज़ कॉल्ड अ स्टार्ट, लेकिन वही चीज़ अगर लड़की करे तो इट इज़ कॉल्ड वट एवर इट इज़, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो दिस काइंड ऑफ ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी वैल्यूज़, हमारी मोरल वैल्यूज़ ऐसी है, हमारी हिपोक्रेसी लेवल ऐसी है। यहाँ पे इस फिल्म में रणवीर कपूर था तो ही वॉज गिवन लाइक अ स्टार और इस मूवी की रेटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। लेकिन इस मूवी में अगर रणवीर कपूर की जगह पे कोई और लड़की होती, एक्टिंग करती, तो इस मूवी की रेटिंग कितना होता? 1 स्टार होती और क्रिटिसिज्म अलग, मोर्चा अलग। तो इस तरह का सीन होता है, इस तरह का हिपोक्रेटिक सीन होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वैल्यूज़ डिफ़र करती है। Values in sociology refers to subjective disposition arising out of experience, bias, preferences and beliefs. हमको जो सिखाया जा रहा है उसी के बेसिस पे हमारी वैल्यूज़ जो है वो जनरेट होती है। हमारे दिमाग में जो प्रोग्रामिंग डाली गई है बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर स्कूल्स, बाय आवर नियर एंड डियर वंस, उसके बेसिस पे हमारे दिमाग में प्रोग्राम्ड हो गया है कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उस गलत किसी और डायरेक्शन में जाता है तो वो वैल्यू को ख़राब करना होता है। तो ये वैल्यूज़, ये नॉर्म्स हमारे दिमाग में प्रोग्राम कर दी गई है। वैल्यूज़ कैन बी पर्सनल, कल्चरल, सिचुएशन स्पेसिफिक एंड मे नॉट रिमेन द सेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो 20 साल पहले जो वैल्यूज़ था, फॉर एग्जांपल 20 साल पहले विडोज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। मतलब विडोज़ को किसी भी जो अच्छे सेरेमनीज़ में या विडो रीमैरिज का जो वो था, प्रथा था, इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज गुड। ये 20 साल पहले की वैल्यूज़ थी। लेकिन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सती प्रथा या सोशल एड्स जो थी उनको रिमूव किया, तो ये वैल्यूज़ भी लोगों के दिल से निकल गए। तो वैल्यूज़ जो है वो स्टैटिक नहीं होती, वो वक्त के साथ, जनरेशन के साथ, रिफॉर्म्स के साथ बदलती रहती है। वैल्यू रिप्रेजेंट व्हाट वन बिलीव्स एंड नॉट नेसेसरली व्हाट एक्चुअली इज़। तो वैल्यू जो है वो एक इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने देखा, बोला कि इस मूवी में अगर यहाँ पे लड़की होती तो इंसान की ये सोच में है ना, ये रियलिटी में लड़का या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान है, रोल करे, एक्टिंग करे, सेम ही थिंग है, लेकिन इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। वैल्यू जो है इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन वंस थिंकिंग एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी। वहाँ पे एक्टिंग नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे जेंडर दिखाया जाएगा और जेंडर को लेके हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करी गई है। दैट इज़ वैल्यू। वैल्यू इज़ स्पेसिफिकली दिमाग में जो प्रोग्रामिंग है उसी के बेसिस पे है, इट इज़ नॉट रियलिटी। According to functionalists, values are of society and not of individuals, and they are therefore a medium of social control. तो वैल्यूज़ जो है वो एक इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता, वो एक सोसाइटी बेस्ड होता है। क्योंकि एक सोसाइटी में जो एक नॉर्म बनाया जाता है, एक स्पेसिफिकली रूल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लड़कियां इस तरह की फिल्म नहीं कर सकती है, तो अगर किया तो उसको ऑड माना जाता है। तो ये एक इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता, ये पूरे ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी डिसाइड करता है। तभी जाके वो वैल्यू बनता है, तभी जाके वो जनरेशन्स तक फैलता है और तभी जाके वो हमारे दिमाग में प्रोग्राम होता है। Early sociologists called for keeping individual values aside while doing social research as it affects an objective evaluation. Sociologists जैसे कि वेबर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, रिसर्च करना है तो वैल्यूज़ को घर पे रखिए आओ रे बाबा। रिसर्च करना है तो वैल्यूज़ को घर पे रख के आओ रे बाबा। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि वैल्यूज़ जो है वैल्यू फ्री नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको रिसर्च करना है तो वैल्यूज़, अपनी चॉइस, अपनी थिंकिंग को घर पे रख के आओ और बिना वैल्यूज़ के आओ और रिसर्च करो। Values are also associated with ideological thinking. What is valuable for communities
मे नॉट बी वैल्यूएबल फॉर ए कैपिटलिस्ट। तो आइडियोलॉजी के बेस्ड पर भी वैल्यूज़ डिफरेंशिएट किए जाते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या थे, इसके बारे में हम लोग जब सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पढ़ेंगे वो करेंगे डिस्कस अच्छे से। अभी के लिए ये जान लीजिए कि वैल्यूज़ जो है वो आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। अगर कैपिटलिस्ट कुछ सोचते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिस्ट के भी वैल्यूज़ हो। तो जब सोशियोलॉजिस्ट को लगा कि वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उन्हें ठीक है थोड़ा सा वैल्यू अलाउ करते रे बाबा, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अलाउ कर लेते। तो थोड़ा सा वैल्यू उन्होंने अलाउ कर लिया। After early years, value were recorded suitable importance by the non-positivist and other social resources. It was later accepted that it is not possible to avoid them totally. Social researchers has to take into account value component as well. जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट पे फिर मतलब हार गए, रिसर्च कर ही नहीं पाए, बिना वैल्यू को ऐड किया, तो उन्होंने ठीक है रे बाबा थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर लो, कुछ नहीं होता। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यूज़। So there is a distinction between facts and values, and classical mainstream sociologists like Comte, Durkheim and Weber favor this distinction for making sociology a truly scientific discipline. Critical theories argue that values in sociology are also the dominant values, and hence sociologists cannot concern themselves with facts alone, since sociology itself has a commitment to specific value orientation. कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो वैल्यूज़ होती है वो डोमिनेंट वैल्यूज़ होती है, एंड सोशियोलॉजिस्ट जो होती है वो कैन नॉट कंसर्न देमसेल्फ विथ फैक्ट्स अलोन। कोई भी रिसर्च तुम सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं कर सकती, और जो वैल्यूज़ एक रिसर्च में इंक्लूड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट वैल्यूज़ होती है, और उसको इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Further, while studying social action, sociologists are also interested in people's own reason for action. For example, the context of recent surge in terror attacks, sociologists try to understand why terrorists use violent means to achieve political ends, and the answer also lies in values apart from the facts. तो यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या है? टू स्टडी द सोशल एक्शंस। और सोशल एक्शंस क्या है, क्यों है, रीज़न फॉर सोशल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ये फैक्ट्स है कि हाँ इस जगह पे टेररिस्ट अटैक हो गया, ये तो हमको फैक्चुअल पॉइंट मिल गया। लेकिन इस अटैक में सोशल एक्शन क्या हुआ, मतलब सोशल एक्शन को पता करने के लिए हमें इसका रीज़न पता करना होगा ना, कि टेररिस्ट ने अटैक क्यों किया, उनका मोटिव क्या था। तो ये रीज़न जानने के लिए हमको उनकी वैल्यूज़ जाननी होगी कि टेररिस्ट क्या है, क्या वो जिहादीज़ है, क्या है वो, किस मोटिव से वो लोग, क्या वैल्यूज़ है उनके। इस वजह से वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना ये होती है डोमिनेंट वैल्यूज़। मान लीजिए अगर हम लोग वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमें सिर्फ ये पता चलता कि इस जगह पे जो है अटैक हुआ है, क्यों अटैक हुआ है ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें उनकी वैल्यूज़ पता चलेगी कि उनकी मोरल वैल्यूज़ क्या है, वो कहाँ से आए हैं, तभी जाके हम उनकी एक्चुअल रीजंस को, उनके एक्शंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वैल्यूज़ इंक्लूड होती है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में वो डोमिनेंट वैल्यूज़ होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। बिना वैल्यूज़ के सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।